नमस्कार, बाखबर में सबका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे संघ के बारे में। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उन 100 वर्षों में ये शताब्दी वर्ष के चलते देश भर में 1 साल तक कार्यक्रम होंगे। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में कल संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भोपाल के 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर एक दिन पहले बात करना चाहेंगे। संघ के 100 साल, सबसे संवाद। दरअसल संघ इस शताब्दी वर्ष में समाज के हर वर्ग से संवाद करना चाहता है और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आएंगी उस पर वो और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इस संवाद में संघ क्या चाहता है, लोग संघ से क्या चाहते हैं और देश की संघ और लोगों से क्या प्राथमिकता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान मध्य प्रदेश के जाने माने पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी स्टूडियो मौजूद हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा साहब आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें संघ के बारे में कही सुनी गई इन 100 सालों में। महात्मा गांधी की हत्या से लेकर समाज को बांटने की बात आरोप भी उस पर लगे, लेकिन समय के साथ संघ इन सब चीज़ों से निकलकर बाहर आया और उसकी छवि जो बनी उसका प्रमाण यह है कि संघ का एक राजनीतिक अनुषांगिक संगठन, मैं जानबूझकर अनुषांगिक संगठन का नाम दे रहा हूँ भाजपा को संघ की, क्योंकि संघ की एक तरह से राजनीतिक इकाई माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को। और संघ की इस इकाई का एक तरह से मैं कह सकता हूं कि देश भर में प्रदर्शन ऐसा है राजनीति के क्षेत्र में कि आज वो दिल्ली में सरकार बनाए हुए और देश के अधिकांश राज्यों में भी भाजपा शासित नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपकी राय, संघ जो संवाद करेगा, एक तरह से मातृशक्ति से संवाद करेगा, युवाओं से संवाद करेगा और उसके साथ साथ समाज क्या चाहता है इस पर भी बात होगी। और मोहन भागवत जी खुद इस काम को अपने हाथों कर रहे हैं। आपकी राय, क्या इसमें निकल कर आएगा इस मंथन में? ये जो कह सकते हैं कि समुद्र में जैसे मंथन हुआ था वैसे एक तरह से संघ मंथन कर रहा है, इसमें मक्खन विष क्या निकलने वाला है? आपकी राय। देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, संघ को लेकर के जो चर्चा है वो अलग है और संघ का सत्य अलग है। अगर हम इतिहास में पढ़ कर के देखेंगे तो गांधी जी ने संघ की प्रशंसा की है। 1936 में वो वर्धा में संघ के किसी कार्यक्रम में गए हैं और वर्ग में गए हैं और फिर उन्होंने उस पर लेख लिखा। अंबेडकर जी ने उनकी प्रशंसा की है। तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन वो कौन सी शक्ति थी, वो क्या कारण थे, संघ पर आक्षेप, गांधी जी की हत्या को पर संघ को जोड़ा और प्रतिबंध लगा। बाद में जो मुकदमा चला तो उसमें संघ को लेकर के एक भी सबूत नहीं मिला और वो फिर उन पर जो संघ पर पाबंदी लगी थी वो पाबंदी भी हटी जी। इंदिरा जी के समय एक अलग से न्यायिक आयोग भी बना, कपूर आयोग, और उसमें भी संघ को लेकर के, गांधी जी की हत्या को लेकर के कुछ मिला नहीं उनको। तो जब गांधी जी की हत्या हुई और हत्या में संघ का नाम आया, संघ पहले राजनीति से दूर रहना चाहता था। वो 2 चीजों से दूर रहना चाहता था, एक प्रचार से और दूसरा राजनीति से। जब भी कहा, अगर शुरुआत में पढ़ेंगे जो सरसंघ चालक थे, जो पहले सरसंघ चालक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, और जो द्वितीय सरसंघ चालक थे गुरु जी, उनका अगर लेखन पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि व्यक्ति पीछे रहे और काम आगे रहे। और उन्होंने कहा है कि हमको काम के साथ अपना उल्लेख नहीं करना है, केवल काम का उल्लेख करना है। ये जो शैली ली गई थी, ये वेद की या पुराणों की शैली है जिसमें ऋषियों ने अपना नाम नहीं लिखा और सारा का सारा लिखा। लेकिन जब गांधी जी का प्रतिबंध, हत्या पर प्रतिबंध लगा, तो फिर ये लगा कि कोई ना कोई राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए। तो फिर वो भारतीय जनसंघ का गठन किया जो आगे चल करके भाजपा बनी। और फिर हर क्षेत्र में उन्होंने अपने मजदूर संघ भी बना, विद्यार्थी परिषद भी बनी, विद्या भारती भी बना, सारी। और इस समय अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी काम करता है, ईसाइयों में भी उनकी संस्था काम करती है, सिखों में भी उनकी संस्था काम करती है। तो उनकी यात्रा को अब जो 100 वर्ष हो गए हैं पूरे, तो 100 वर्ष में ये जो अभी जो अगर हम देखें तो कई बड़े नगरों में सरसंघ चालक जी का इस तरह संवाद हो चुका है। दिल्ली में हो चुका है, मुंबई में हो चुका है, कलकत्ते में हो चुका है, जबलपुर में हो चुका है।
तो अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश को उन्होंने 2 प्रांतों में 3 प्रांतों में बांटा हुआ है। मालवा प्रांत उनका अलग है, मध्य भारत उनका अलग है, महाकौशल प्रांत उनका, मध्य प्रदेश 3 प्रांतों में बटा हुआ है जी। तो ये जो अभी सरसंघचालक जी आ रहे हैं भोपाल, मोहन भागवत, ये जो है मध्य भारत प्रांत के जो उनके 16 जिले हैं उनके लोगों से संवाद करेंगे। और इसमें जैसा कि आपने भी कहा, प्रमुख 4 गोष्ठियां होंगी। सबसे पहले जो पहली गोष्ठी होगी वो युवाओं की होगी, और दूसरी गोष्ठी 2 तारीख को होगी, वो प्रबुद्धजनों की होगी। और फिर अगले दिन जो 3 तारीख को 2 गोष्ठियां होंगी, एक महिलाओं की होगी और एक सामाजिक समरसता की होगी। इसमें जो बुलाए गए हैं तो पूरे मध्य भारत प्रांत से प्रबुद्धजनों को बुलाया है, युवा प्रतिनिधि रहेंगे और सभी समाजों के प्रतिनिधि रहेंगे और नारी शक्ति भी रहेंगे। इनका जो उद्देश्य रहता है, जैसा कि अगर हम देखें, जैसे दिल्ली में जो उनकी गोष्ठी हुई थी अगस्त के माह में, तो उसमें अगर देखें तो सबसे पहले तो संघ की पूरी यात्रा का वो विवरण देते हैं। संघ के सिद्धांत क्या है, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना क्या है, धर्म के प्रति उनका सिद्धांत क्या है, समाज के प्रति उनके लक्ष्य क्या है, भविष्य में उनकी यात्रा कैसी हो और इन 100 वर्षों में क्या उतार चढ़ाव आए, उसकी वो चर्चा करते हैं। और उसके बाद फिर वो ये अनुमति भी देते हैं कि यदि किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो वो उन शंकाओं का भी समाधान करते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से संघ को लेकर के जैसा प्रचार होता चला जा रहा है, तो सरसंघचालक जी का ये अभियान, ये देशव्यापी अभियान है। इस समय संघ वाले 3 अभियान चलाए हुए हैं। एक तो उनके कार्यकर्ता घर घर संपर्क जाकर कर रहे हैं, उसको गृह संपर्क अभियान उन्होंने नाम दिया है। और दूसरा सकल हिंदू समाज के जो पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलनों का अभियान चल रहा है। और तीसरा सरसंघचालक जी की ये यात्रा। तो इसी अभियान के ये पूरा लगभग इस साल भर चलेगा। पूरा ये दशहरे से शुरू हुआ है और साल मेरे ख्याल से अगस्त से शुरू हुआ है और ये साल भर तक चलेगा ये। तो मैं समझता हूँ उसी श्रृंखला में वो भोपाल आ रहे हैं। जी जी, दरअसल ये तो एक आपने पूरा इसका विवरण दिया जो कल और 2 दिन होने वाला है। हमारा सवाल ये भी था कि जिस तरह से सामाजिक ताना बाना कमज़ोर हो रहा है, जो सामाजिक संरचना कमज़ोर हो रही है, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलियाँ बढ़ रही हैं और संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, इसके साथ साथ जो सामाजिक चेतना है, शिक्षा की बात है। मैं अगले दौर की बातचीत में इस पर भी आपसे ज़रूर कुछ जवाब सुनना चाहूँगा कि पाठ्यक्रमों में जिस तरह से जो नैतिकता की कमी आई है, जो राष्ट्रवाद की कमी आई है, और ये तब आई है जब 70 का दशक था, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी कम्युनिस्टों के समर्थन से। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र से महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल की बात करें, महाराज छत्रसाल, पृथ्वीराज चौहान, फिर हिंदी साहित्यकारों की बात करें, वो धीरे धीरे घटते चले गए, एकदम से नहीं घटे। और बाद में एक तरह से जो राष्ट्रबोध की चीज़ें थी वो पाठ्यक्रमों से बाहर कर दी गई और फिर देश में वो सब पढ़ाया जाने लगा जिससे लिव इन को भी लोग जायज़ ठहराते, एकल परिवार को भी जायज़ ठहराते, और माता पिता जिसको सनातन में भगवान का दर्जा दिया गया उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो ये जो 100 साल की संघ की यात्रा है और आज़ादी के ये जो 79 साल जो हो रहे हैं, इस बीच में हमने शिक्षा में क्या ऐसा कुछ खोया कि सनातन कमज़ोर हो गया? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक के नाते स्कूलों में उनके धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ाया जाता, जबकि अल्पसंख्यकों को उनके अपने निजी स्कूल में पढ़ाने की अनुमति होती है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी आपकी बातचीत जरूर चाहेंगे, क्योंकि जब आप धर्म से विमुख हो जाएंगे तो फिर आप एक तरह से ऐसे होगा जैसे कि समुद्र में कोई ना हो और उसमें पतवार ही ना हो, कहीं भी जाती दिशाहीनता की स्थिति। तो मैं इसके बाद आपसे पहले पूछूंगा, लेकिन सवाल मेरा दिल्ली वालों से रहेगा, जो नागेंद्र सिंह परमार जी हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में बता दिया था कि किस तरह से संघ अपने 100वें वर्ष में पूरे देश भर में संवाद कर रहा है और इसकी कमान खुद मोहन भागवत जी संभाले हुए हैं। बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी चर्चा में, उसमें शिक्षा का क्षेत्र होगा, संस्कृति का क्षेत्र होगा, राजनीतिक विषय के नाते आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से राजनीति और किस तरह से सामाजिकता का ताना बाना बना जाए? नागेंद्र जी। जी राघवेंद्र जी, देखिए संघ प्रमुख तो बहुत दूरदृष्टा है, तो हम तो एक अंदाज और कयास भर लगा सकते हैं कि वो किस तरह की बातें करेंगे जी। लेकिन मतलब मेरी एक सोच ये है कि चाहे युवा हो, चाहे प्रबुद्धजन हो, चाहे महिला हो, अब भारतीय समाज को पिछले आपने जैसा कहा कि 50 वर्षों से जिस दौर से गुजरना पड़ रहा है, उसमें जो प्रमुख बात है वो बात यह है कि मैं का स्थान बहुत बड़ा हो गया है। मैं से मतलब है एकल परिवार, पति पत्नी और बच्चे। मैं की बजाय दोबारा हमें लौटना होगा
मेरा से मतलब है कि आपके पूरे परिवार में आपके अन्य भाई बहन और जो है उनका आपस का सामंजस्य जो खत्म हो गया था, मैं और मेरा से ही समाज बनता है। और समाज भी इसी विघटन के दौर से गुजर रहा है, मैं के चलते और मेरे की कमी के चलते। आज आप देखिए कि रिश्ते तार तार हो रहे हैं। एकल परिवार है, एकल परिवार सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और एकल परिवार के चलते बच्चों को हम शिक्षा संस्कार नहीं दे पा रहे। धार्मिक मूल्य हो, चाहे नैतिक मूल्य हो, चाहे सामाजिक मूल्य हो, उनको हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी बहुत कमी खलने लग गई है। जी और एकल व्यक्ति दुर्व्यसनों की ओर भी ज्यादा जाता है, जो हमारे समाज में अब चल गए हैं, इत्यादि प्रकार के नशे या अन्य तरह की घटनाएं हैं इनका करने के लिए। और एकल परिवार का ही कहीं ना कहीं एक नुकसान आपको देखते हैं कि जो यूरोप का कल्चर हमारे बीच में, चाहे खान पान हो, चाहे सभ्यता हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे पहनावा हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो चीजें आ रखी है, उसमें एक तरीके से आ गया है। तो ये तो सारी की सारी चीजें हैं जिन पे अब बात करने का वक्त आ गया है। वरना ऐसा क्या कारण है राघवेंद्र जी कि एक महिला जब विवाहित होकर किसी दूसरे घर में जाती है बहू बन के, तो वो एकल परिवार के बात करती हैं, परिवार को से अलग कर लेती है उनको। और 25 से 30 साल बाद जब वो माँ की भूमिका में आती है, मतलब जो सास की भूमिका में आती है, तो फिर वो संयुक्त परिवार की बातें करने लग जाती हैं। तो समय ये भी दौर आ गया है कि जो 30 साल बाद सोचना है वो 30 साल पहले हम सोचें अब इस बात के लिए। और आपने ठीक कहा, जैसा कि युवाओं के लिए बात होगी तो आगे सारा भविष्य युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए शिक्षा हो, तकनीक हो, संस्कार हो, नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों भी की तरफ जाना चाहिए। महिलाओं का दौर है महिला सशक्तिकरण का, और महिलाएं बहुत हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में बहुत बाकमाल कर रही हैं भारतीय महिलाएं। तो उन सब पे भी बात होगी करेगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है इन सब पे बात होनी चाहिए। और शिक्षा में भी, अब आपने जैसा कहा, मैं भी इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि शिक्षा में भी दोबारा हमारे नैतिक मूल्य आने चाहिए। हमारे आदर्श पुरुष और महापुरुषों हैं, उनकी दी हुई नैतिक शिक्षाएं हो, चाहे उनके द्वारा शिक्षा दी हुई हो, उनके द्वारा उपदेश दिए हो, वो सब कुछ सम्मिलित करने का वक्त भी आ गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। सवाल यही है कि ये जो वक्त है ये आ तो गया है लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। इसमें जो चीज़ों की हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे साथ सूरज जी सोनी है जयपुर राजस्थान से। सूरज जी, सामाजिक समरसता की बातें सब करते, संघ भी करता है, लेकिन सवाल यह कि शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीयता का बोध है वो पाठ्यक्रमों से गायब है। सामाजिकता की हम बात करें तो वो गायब है। जो देश के या समाज के जो नायक हैं उनकी कमी खलती है, और जो विदेशी नायक है वो पढ़ाए जाने लगे। तो भारतीय युवा तो अपने देश के नायकों से कम प्रभावित है, विदेशी नायकों से ज़्यादा प्रभावित है। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो विदेशों के दुर्गुण है वो भारतीय समाज में आ रहा है, और उसका असर हमको सरकारों में, प्रशासन में भी दिखता है। आपकी राय? शिक्षा में भी वो बदलाव करने की ज़रूरत है जो आज़ादी के समय कल्पना की गई थी, क्योंकि शिक्षा में आज़ादी के समय की बात की जो पीढ़ी है उसमें तो भारतीय संस्कार हैं, लेकिन 70 के दशक के बाद की जो पीढ़ी है, शने शने उसमें भारतीयता के संस्कार घटते चले गए। और अब हम इतने भटक गए हैं कि कोई भी आता है, ईसाई आते हैं तो हम ईसाई बन जाते हैं, इस्लाम के लोग आते हैं तो हम इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं। जो मूल भारतीय चरित्र है वो गायब हो रहा है। आपकी इस पर टिप्पणी? समाज का जो बदलता हुआ ढांचा स्ट्रक्चर है उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और अभी चूंकि संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं, और 100 वर्ष के बाद में पूजनीय सरसंघचालय जी का प्रवास भी हो रहा है जगह जगह। राजस्थान में भी पिछले महीने 14, 15, 16 नवंबर को उनका प्रवास रहा था। और अभी चूंकि संघ ने जो प्रकल्प हाथ में लिए हैं उनमें प्रमुख रूप से जो प्राथमिकता है उसमें कुटुंब प्रबोधन भी एक है, पर्यावरण के साथ साथ में। और अभी आपने बहुत सी चर्चा के शुरू में बताया कि हमारे जो संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है, तो उसमें जो सबसे बड़ा एक सामाजिक स्तर पे मैं समझ पाया हूँ कि कितना नुकसान हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा यही है कि जो महिलाओं के अंदर है, पहले तो आप देखिए कि हम स्थापित नायकों की बात करें तो अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें तो हम माँ जयवंता रानी को नहीं भूल सकते। हम शिवाजी की बात करें तो माँ जीजाबाई को नहीं भूल सकते। वैसे मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो महारानी होलकर जो है, अहिल्याबाई होलकर है, उनका जो पूरा योगदान है उसके बारे में भी हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, विशेष तौर पे हमारी बहनों को, बेटियों को। क्योंकि आमतौर पे देखने में यह आता है राघवेंद्र जी कि आज जब एक बेटी जाती है ससुराल में शादी करके तो एकल परिवार की ओर चल पड़ती है। उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो एकदम अलग होने की रहती है। लेकिन जब वही बेटी जो है सास बन जाती है तो वो चाहती है कि उसके जो बेटे बहुएं सब साथ रहे, मिलकर के रहे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है समाज का
एक अहम यूनिट है, इकाई है। और इसमें अब आवश्यकता इस बात की है कि बेटियों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि आप ये देखिए पहले तो शस्त्र का जमाना था, तो हम शस्त्र दे नहीं सकते समाज को एकीकरण रखने के लिए, एकीकरण के लिए, ताकत के लिए। और आज जो बदलते हुए परिवेश की सुरक्षा के लिए तो शस्त्र नहीं है, तो हम शास्त्र दें, संस्कार दें। और संस्कार ये कहता है कि ये यूनिट है, पहली यूनिट समाज की हमारा परिवार होता है, उसमें भी जो आधार है वो महिला होती है, नारी होती है। और जितने भी मैंने आपको गिनाए उनमें पहले तो ये पढ़ाया जा रहा था कि हमारे जो स्थापित नायक है उनके बारे में, उनकी जीवन गाथा है, और ये जो माताएं, इनका वर्णन किया है मैंने। लेकिन धीरे धीरे सूरज जी, सवाल ये है कि जो मातृशक्ति है, हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं, जो आदर्श रही हैं, उनकी बात होने की ज़रूरत है। उसमें अगर हम पुरानी चीज़ों में जाएं, रामायण काल की बात करें तो शबरी की बात होनी चाहिए। अगर हम दलित समाज की बात करें तो वाल्मीकि जी की बात होनी चाहिए, रैदास की बात होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे पाठ्यक्रमों से गायब है। शर्मा साहब, जो हमारा पिछले बातचीत में सवाल रह गया था वो ये कि अगर हम लाइसेंस मांगते हैं आत्मरक्षा के लिए बंदूक का तो नहीं मिलता है, लेकिन अब जब आप बंदूक का लाइसेंस नहीं देते हैं आत्मरक्षा के लिए तो कम से कम शस्त्र के बजाय शास्त्रों की बात तो करनी चाहिए। पाठ्यक्रम में अगर हमको ये नहीं बताया गया कि महाराणा किस तरह से लड़े, शिवाजी किस तरह से लड़े, किस तरह से उन्होंने मुगलों का सामना किया, किस तरह से ईसाइयों के लिए लोग लड़े और देश को आज़ाद कराया, अगर हम दोनों चीज़ नहीं करेंगे, ना तो पाठ्यक्रम मजबूत करेंगे और ना रक्षा के लिए हम आत्मरक्षा के लिए शस्त्र देंगे, तो फिर समाज और देश दोनों कमज़ोर होंगे। आपकी इस पर भी टिप्पणी कि संघ जो बातचीत कर रहा है उसमें शास्त्रों की बात भी हो रही है, पाठ्यक्रम की बात भी हो रही है, युवाओं को मजबूत करने की बात भी हो रही है। तो शस्त्र ना दें, लेकिन पाठ्यक्रमों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, क्या भारतीयता को पाठ्यक्रम में लाना जरूरी है और उसकी कमी से क्या नुकसान हो गया है, आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो राघवेंद्र जी, संघ के जो 2-3 बातें हैं, जो उनकी मुख्य बातें हैं जी, उनको अपन को समझना पड़ेगा, जो उनके प्रवचनों में या उनके प्रबोधनों में जो बार बार आई है। जी, हिंदू शब्द को वो उनके आधार पर संघ की परिभाषा में हिंदू जाति के लिए और धर्म के लिए उपयोग नहीं होता है। बिल्कुल। हिंदू शब्द उनका है कि राष्ट्रीयता के लिए उपयोग होता है। जिस तरह रूस के व्यक्ति को हम रूसी कहते हैं, अरब के व्यक्ति को हम अरबी बोलते हैं, ईरान के व्यक्ति को ईरानी कहते हैं, जर्मन के व्यक्ति को जर्मन, ये जो है उसी प्रकार हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदू कहलाएगा। इस पर वो बहुत ये छूट देते हैं कि किसी को अगर हिंदू शब्द पर आपत्ति हो तो वो खुद को इंडियन कह ले और भारतीय कह ले। तो उनका जो हिंदू शब्द है वो राष्ट्रीयता से है, इसलिए वो कहते हैं कि पूरे राष्ट्र का एक है। एक दूसरी एक और बात है, मैं आपकी बात पर आकर के एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सूरज जी ने कहा और नागेंद्र जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाने। आप अगर सल्तनत काल को देखेंगे और अंग्रेजी काल को देखेंगे तो इन दोनों काल में भारत के लोगों की जड़ को और संस्कृति को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। तो संघ के समय जो 5 सूत्रीय अभियान चल रहे हैं, उन 5 सूत्रीय अभियान में उनका जो पहले नंबर पर अभियान है वो नागरिक कर्तव्य और दायित्व बोध। एक मनुष्य के नाते, एक इंसान के नाते मेरे दायित्व क्या है, प्रकृति के प्रति दायित्व क्या है और समाज के प्रति दायित्व क्या है, ऊपर नागरिक कर्तव्य, संविधान में मुझे क्या कर्तव्य दिए हैं उनका मैं पालन, अगर लेफ्ट हैंड पर चलना है तो लेफ्ट हैंड पर चलूं, उन कर्तव्यों का पालन करना। दूसरा उनका कुटुंब प्रबोधन, परिवार न टूटे, पूरा का पूरा कुटुंब बना रहे, ये उनका दूसरा एक सूत्र है। फिर एक उनका जो सूत्र है पर्यावरण का संरक्षण। जीवन अगर चलता है चींटी से लेकर हाथी तक, जिसमें मनुष्य भी है, वो पर्यावरण से जीता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं जी। तो पर्यावरण संरक्षण उनका एक तीसरा है। चौथा उनका जो आता है वो सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता का उनका एक सूत्र आता है। आप कल्पना कर सकते हैं ये जो अंग्रेज फैला गया कि आदिवासी अलग है और नगरवासी अलग है और गांव वासी अलग है। भारत की अगर सिलसिला देखेंगे तो सारे के सारे लोग 7 ऋषियों की संतानें आती हैं। 127 जो, बस खत्म कर रहा हूं, 127 जो ऋग्वेद के ऋषि हैं वो उपनाम आपको वनवासियों में मिलेंगे। मुंडूक ऋषि है तो मुंडा मिलेगा, कश्यप गोत्र ब्राह्मण का भी है, ठाकुर का भी है और आदिवासी का भी कश्यप गोत्र है। उराव अगर ऋषि है तो उराव आदिवासी है तो उर्व ऋषि होती है। तो ये सारे के सारे, तो ये जो सामाजिक समरसता का उनका ये जो अभियान है, तो कहीं
कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि समाज एकजुट हो, दायित्ववान अपने लोग चलें, वो पूरा कुटुंब एक हो। इसी बात को लेकर के वो जो संदेश उनको देना है युवाओं के बीच में, सामाजिक समरसता के बीच में, प्रबुद्ध जनों के बीच में, वो यही एक आह्वान करने वाले हैं कि जिस तरीके से भारत को विखंडित करने का जो कुछ चक्र चल रहा है समाज में, उससे सावधान रहें। वो पूरा का पूरा उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच काम करता है, ईसाइयों में संगठन काम करता है, सिखों में उनका संगठन काम करता है। तो संघ का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का है। ये उनका कोई कट्टरपंथ वाला उद्देश्य नहीं है। तो वो शांति से बात करते हैं और शांति पर ही, शांति मंत्र से ही सब आरंभ करते हैं, शांति मंत्र से उनकी बैठकों का समापन होता है। तो संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधना उनका उद्देश्य है। ये आपने बहुत सरल भाषा में कहा, लेकिन हम इसको और सरलता से समझना चाहते हैं। वो ये कि अगर भारतीयता को कमजोर करने की बात हो रही है, मैं एक राजनीतिक नारे की बात करूं। एक नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस नारे ने गांव के गांव तक एक तरह से लोगों के दिल में बसा और अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर करना पड़ा। दूसरा नारा आज़ाद भारत में लगा कि बटोगे तो कटोगे। मैं राजनीतिक नारे की मंशा पर नहीं जाना चाहता, मैं सरलता पर जाना चाहता हूं कि एक ऐसा नारा जो सबको छू गया। अब बात हो रही जो आपने बहुत विस्तार से बताई, उसको मैं नटशेल में अगर पूछना चाहूं कि क्या 1970 के बाद भारतीय शिक्षा जगत में पाठ्यक्रमों में जब सारी कमान वामपंथियों के हाथ में आई और शिक्षा जगत से भारतीयता की सारी चीज़ों को धीरे धीरे हटाया गया, एकदम से नहीं, और वो हटती चलेगी। 1990 और 2000 आते आते हमारी जो दूसरी पीढ़ी थी उसको पता ही नहीं कि हमारे हीरो कौन थे। अब चूंकि सरकारें भाजपा शासित राज्यों में भाजपा की है, केंद्र में खुद स्वयंसेवक हैं नरेंद्र मोदी, आखिर ये सब बातें हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल कब होंगी, ये संघ सोचता है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों को कह तो सकते हैं, लेकिन जब तक वो पढ़ाई नहीं जाएंगी, अगर किसी को बदलना है तो शिक्षा को बदलना पड़ेगा। भारतीयता को बदलने का षड्यंत्र हुआ 1970 में, शिक्षा नीति धीरे धीरे बदल दी गई और आज हम चौराहे पर खड़े। भारत का युवा ना तो उसको सनातन के बारे में पता है, ना उसको अपना इतिहास पता है, और हमें जो जहां ढकेलता है हम वहां चले जाते, कभी ईसाई की तरफ, कभी। मेरा ये सवाल था। स्वाभाविक रूप से राघवेंद्र जी, ये पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए और पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रयास भी चलते हैं, लेकिन कई बार जैसे ही कोई इतिहास के सत्य को पाठ्यक्रम में शामिल होने की बात आती है तो उसमें एक तो राजनीति होने लगती है। राजनीति होने के साथ साथ प्रशासन में जो स्लीपर सेल हैं, जो अंग्रेजी परंपरा को और उसी खंडित इतिहास को आगे पढ़ना चाहते हैं, वो उसमें कुछ कुछ गोल गोल जलेबी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी बार प्रयत्न हुआ है, उसके बाद भी प्रयत्न पूरा नहीं होता, अधूरा अधूरा सा होकर के रह जाता है। लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं। मान करके चलिए कि करीब अपन 1200 वर्ष तक का वो अंधकार था, तो उसको कहीं ना कहीं दूर होने में 120 साल तो लगेंगे। तो लेकिन सिलसिला वो शुरू है, बीजारोपण हो गया है। हो सकता है अपन अपने जीवन में ना देख पाए, नई पीढ़ी देखेगी, पाठ्यक्रम बदल जाएगा, जो सत्य के आधार पर इतिहास है वो सामने आएगा। चलिए नागेंद्र जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि या तो आप आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस दें जिम्मेदार नागरिकों को, अगर नहीं देते हैं तो उनको शास्त्रों के रूप में इतना मजबूत कर दें कि वो अपनी रक्षा के लिए बुद्धि का भी उपयोग करें, शरीर का भी उपयोग करें और परिवार समाज को इकट्ठा रखें। या तो आप शस्त्र दीजिए या फिर पाठ्यक्रमों को मजबूत कर दीजिए, भारतीयता का उसमें रंग इतना हो कि फिर दूसरा रंग चढ़ने ना पाए। आपकी इस पर टिप्पणी? बिल्कुल राघवेंद्र जी, हो सकता है देखिए लोकतंत्र में शस्त्र का स्थान कम हो कहीं ना कहीं, लेकिन शास्त्र के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है ना। और ये देखिए पिछले 50 वर्षों में हमने व्यक्ति के रूप में, परंपराओं के रूप में, संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में और विशेषतः शिक्षा के रूप में जो खोया है, उसे पुनर्स्थापित करने का बहुत अच्छा और माकूल ये समय है। तभी एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के जिम्मेवार नागरिक के रूप में और समाज के रूप में मूल्य, नैतिक मूल्यों की, सामाजिक मूल्यों की, शैक्षिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो पाएगी। ये बहुत जरूरी है, आपने जो सवाल उठाया और वाजिब बात है। बिल्कुल। मैं सूरज जी से पूछूंगा, समय खत्म होने की स्थिति में दो टूक बातचीत, या तो हम सक्षम हो जाएं शरीर से और आर्थिक रूप से, या फिर हमारे पास बुद्धि इतनी हो कि हम जो चीजें आती हैं उससे लड़ सकें। तो पाठ्यक्रमों में भारतीयता का जो पुट है, जो भारतीय नायक है, उनका अगर कलर भर दिया जाएगा तो फिर बहुत सी जो अगली पीढ़ियों के सामने एक जैसे कहते हैं ना भ्रम की स्थिति होती है नई पीढ़ी के सामने, उसके सामने भ्रम नहीं होगा और वो अपने काम में एकदम से साफ होगी, क्लियर होगी। आपकी छोटी सी टिप्पणी? कही आपने
पाठ्यक्रम बदलाव इसलिए जरूरी है कि जो हमारी पीढ़ी आ रही है, नई आ रही है, और हम जेन जी की बातें करते हैं तो वो केवल गूगल और उसमें जितने अवेलेबल उपलब्ध जितने भी तथ्य हैं उनको देखते हैं, और वो तमाम जो तथ्य हैं वो वामपंथी विचारधारा के लेखकों द्वारा पोषित है। और ऐसा इतिहास है जिसमें न हमारे स्थापित न एक ध्रुव है, न पाणिनि है, न महाराणा प्रताप रहेंगे, न शिवाजी की गाथाएं रहेगी, न हमारी माँ सबरी की रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज के पाठ्यक्रम में वो सब चीजें जरूरी है जो आजाद भारत के सनातनी नायक हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको पाठ्यक्रम में नंबर से जोड़ने की जरूरत है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपकी डिग्री घट जाएगी, आपकी रैंक घट जाएगी। जब तक इसका समावेश नहीं होगा तब तक या तो शस्त्र दीजिए या शास्त्र दीजिए और समाज को एक तरह से एकजुटता में लाइए। मुझे लगता है कि संघ भी यही चाहता है और जो राष्ट्रवादी है वो भी यही चाहते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। शर्मा जी आपका बहुत साधुवाद, परमार जी आपका बहुत धन्यवाद, और सोनी जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।